150 प्लस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें और आपको समझ में आएगा कि आपके एनडीए के एग्जाम में आपको कौन कौन से सेगमेंट पर कितना कितना ध्यान देने की जरूरत है। देखो, ये बात तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि सारे सेगमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? पहले आप ये बताइए, डू यू एग्री दिस? डू यू एग्री दिस? क्या सारे सेगमेंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं? ठीक है, आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही आंसर्स किया आप लोगों ने कि ऑल द सेगमेंट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके, सो आपको अपने प्रिपरेशन को ना उसी हिसाब से गियर अप करना है। मैं आपको इंडियन डिफेंस का एग्जांपल देता हूं कि अभी कुछ इंटरव्यूज देख रहा था, मैं कुछ जगहों पे पढ़ रहा था इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में, काफी सारी चीजें खुद भी पढ़ाता रहता हूं मैं करंट अफेयर्स में। तो डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बता रहे थे कि गलवान जहां पर ये प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो एरिया काफी समय से एक पीसफुल एरिया था, वहां पर मतलब प्रॉब्लम्स नहीं चल रही थी। प्रॉब्लम्स ज्यादा चल रही थी पेगोंग सो के आसपास एरिया के अंदर में, तो वहां और अरुणाचल के अंदर में, तो वहां पर जो हमारे पेट्रोलिंग है वहां चीजें बड़ी शानदार थी, और थोड़ा कहीं ना कहीं चूक हुई, और बाकी तो जो हुआ वो आपको पता ही है। ठीक है भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज कि वही कहानी एनडीए के इस एग्जाम की भी कहानी है। ठीक, सेम स्टोरी वी शेयर इन द एनडीए आल्सो, कि जहां पर आपका मैथमेटिक्स आपका सबसे सुप्रीम प्रायोरिटी में रहता है, मैथमेटिक्स सुप्रीम प्रायोरिटी में है, उसके बाद फिर इंग्लिश का सेगमेंट है, सीधे सीधे आपको गैट के अंदर 50 क्वेश्चन देता है, और गैट के अंदर में जो बचे हुए 100 क्वेश्चंस रहते हैं, उन 100 क्वेश्चन में 40 से 45 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं साइंस के साथ में, और जो बाकी 50% का सेगमेंट है, या आप बोले गैट के 1/3 GAT गैट के 1/3 के अंदर में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, सब आता है एक साथ वहां पर। आ रहा समझ में? तो बहुत जाहिर सी बात है, बच्चों के लिए एक किस्म का ये आप बड़ा उलझाने वाला मुद्दा होता है। ढेर सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं जो कि साइंस स्ट्रीम से होते हैं, बहुत ढेर सारे, मैक्सिमम बच्चे तो वही होते हैं साइंस बैकग्राउंड के। ठीक है, सो दे आर नॉट सो मच कंफर्टेबल इन ह्यूमैनिटीज, एंड दैट्स द फैक्ट। बिल्कुल सही बात है, आपकी अभी वो एज है जहां पर आप साइंस से निकले हैं, तो आप कैसे इतना कंफर्टेबल ह्यूमैनिटीज में हो सकते हैं। ऑल्दो आवर टीम ट्राई कि हम लोग यहाँ पर पूरा फुल ट्राई करते हैं कि आपको चीजें आसान भाषा में समझ में आ जाएं और आप अच्छा परफॉर्म करके आए वहां पर। ठीक है भाई, तो बिल्कुल हर्ष, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब ओके, तुमने नाम ऐसा रख लिया है कि मतलब गजब नाम रख लिया है, यो टू मी। नाम जरा सही करो भैया। ठीक है, जेंटलमैन कैडेट, जरा अपना नाम सही करें आप। तुषार मलिक, तुषार बेटा तुम्हारा क्वेश्चन मुझे विजिबल नहीं है, आप एक बार दोबारा भेज सकते हो। अच्छा अब मैं इसका जवाब दे दूं। ओके, खड़गवासला पुणे, एनडीए का लोकेशन है खड़गवासला पुणे। ठीक है, और जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनसे कुछ बात हो रही थी, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन के बारे में बता रहे थे। वहां पे बाल होती हैं, बाल मतलब पार्टीज। ठीक है, वो क्रिकेट वाला बॉल मत समझ लेना, बाल्स होती हैं वहां पे, पार्टीज होती हैं, और पार्टीज बड़ी शानदार होती हैं वहां की। तो बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जवानों के लिए भारतीय सरकार और भारतीय सेना इतना तो कर ही सकती है। एग्जैक्टली बाल पार्टी। चलिए ठीक है भाई, अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तुषार मलिक, उसके लिए कोई एग्जाम तुमको नहीं देना है। ठीक है, शुरुआत करनी है तुमको, और शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करो। कम से कम 20-21 जो है, सॉरी 21-22 साल का होते होते, और बढ़िया ब्यूरोक्रेट बनो। और जो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन जाकर के बनते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तुम बन जाओगे यूपीएससी के चेयरमैन फिर,
और मैं भी खुशी से कहूंगा कि देखो मेरा स्टूडेंट कहां तक पहुंच गया। हाँ, चलिए भाई, आप आदित्य भारद्वाज, आप ये नहीं हो सकता, मेरे द्वारा तो बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा यार। शायद मैं नाम भूल गया बेटा, ठीक है। आशीष, ये जो पीडीएफ्स हैं करंट अफेयर्स की, वो हमारी जो वेबसाइट है वहां से मिल जाएंगी आपको बेटा, ठीक है। चलिए, अच्छा, आभास अग्रवाल ए स्क्वायर, ठीक है, याद आ गया मुझे ए स्क्वायर। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और सबसे पहले एक वार्म अप करते हैं हम लोग। और बस बातें हो गई, बड़े ढेर सारी चर्चाएं कर ली हम लोगों ने, और अब आगे कोई चर्चा नहीं। अगले 1.5 घंटे आप लोग सिंसियरिटी से पढ़ाई करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आप स्क्रीन पर देखिए। आशीष, मैंने आपकी समस्या देख ली है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है, इसे रिजॉल्व करवा दूंगा मैं। देखिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है द फर्स्ट टू स्टार्ट अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर। किन लोगों ने भारत के साथ सबसे पहले एक संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया था, ठीक है भाई। और आप लोग जरा आंसर्स करो यहाँ पे, और अपना स्कोर शेयर करना मेरे साथ में आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास अपना स्कोर आप शेयर करेंगे मेरे साथ में। और मैं आपको जवाब बताता हूं, मैंने उस दिन भी बताया था, डच लोग थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट किया था, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। डच कहां के रहने वाले थे? द बेसिक पॉइंट इज डच रहने वाले थे हॉलैंड के। चलिए आगे चल। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है, भारत में राष्ट्रवाद का अभाव था। दैट मीन्स भारत छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था, दैट वाज अ प्रॉब्लम। आफ्टर दिस द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, बिल्कुल सही बात है, उनके पास में अच्छी ट्रेनिंग भी थी, अच्छे हथियार भी थे, दैट्स अ फैक्ट। आफ्टर दिस इंडियन सोल्जर्स लैक्ड फिडेलिटी, consequently the one who paid them sufficient, so वो उसकी तरफ से लड़ सकते थे, बिल्कुल लड़ सकते थे, और ये बिल्कुल सही बात है। देखो पॉइंट नंबर ए जो है, पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर सी के साथ में जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय भावना की कमी देखो यहाँ भी है, और ये अभाव या कमी यहाँ पर भी है, और ये बिल्कुल सही चीज है। भारत में एक सिस्टम चलता था उस समय, जैसे हम लोग कहते हैं नमक हलाली, और नमक हलाली में होता यह था कि अगर कोई भी बंदा भारत के सैनिकों को अच्छी सैलरी पे करता था तो वो उसकी तरफ से फाइट करते थे, ठीक है भाई। और बैटल ऑफ प्लासी की बात करूं, बैटल ऑफ बक्सर की बात करूं, तो हमारे ही सैनिक थे अधिकांश अंग्रेजों की सेना में जो लड़े थे, और हमारे ही लोगों को मारा था उन्होंने। तो बिल्कुल सही बात है, सी भी सही है। इसका मतलब है जो सही जवाब है वो क्या है? डी। डी इज द राइट आंसर। अच्छा भाई, चलिए आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। Which one of the following was the emperor of India when British East India Company was formed in London? As I told you in the last lecture, 1600 was the year, 1600 वो साल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है भाई। और बच्चों गलत जवाब दे रहे हो, कौन है? आभास अग्रवाल, बेटा जरा ध्यान से जवाब दो, नहीं तो एनडीए ना सपना ही रह जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि एनडीए तुम्हारे लिए सपना रह जाए, ठीक है भाई। जरा ध्यान से जवाब दीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से तेजी की और एक्यूरेसी की उम्मीद की जाती है, इसीलिए इतनी कम एज के आपको मैं बता दूं आपको कि एनडीए के अंदर में रिटेन और एसएसबी मिला करके आपकी जो सफलता का चांस होता है ना, वो 0.005% चांस होता है आपका कि आप सफल हो जाएं यहाँ पर फाइनली। समझे इस बात को? ध्यान रखिएगा, सफलता का रेशो ये है इंडिया के अंदर में, इसीलिए मैं आपसे किसी गलती की उम्मीद नहीं करता। एटलीस्ट जो चीजें मैंने आपको बता दी है, जो नहीं बताई है उसको छोड़ दीजिए, जो बता दी है वहां मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है, ओके। और अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो फिर वहां सफलता का कोई चांस नहीं है, ओके। आंसर इज अकबर। अकबर इसका जवाब है। मैंने बताया था आपको अकबर का रूलिंग टाइम 1556 से 1605। अरे ईआईसी कब बनी थी? 1600 में कंपनी बनी थी, तो ऑब्वियसली अकबर होगा यहाँ पे सही जवाब, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। देखो आप लोग अगर नोट्स खुद से बनाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल आपको एडवाइस करूंगा बनाए नोट्स,
मेरे जो पीडीएफ्स मिलती हैं उन पीडीएफ्स को यूज करिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। उन पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इन नोट्स के समरी तैयार कर लेते हैं, वन लाइनर अगर आप बना लेते हैं तो यकीन मान के चलिए कि चीजें बहुत पक्की हो जाएंगी आपकी। चलिए, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वाली? एज आई टोल्ड यू, स्वाली इज द प्लेस इन गुजरात। स्वाली जगह गुजरात के अंदर में है। कैप्टन बेस्ट एंड मिडल्टन ने हराया था पुर्तगालियों को। बी इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, थॉमस बेस्ट, ठीक है। इन द 1612, 1612 में हराया था इन लोगों ने पुर्तगालियों को यहाँ पे। चलिए, आप आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। मैं जिन नोट्स की बात कर रहा था कृतार्थ, वो नोट्स की बात कर रहा था कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख करके बाद में जो मेरी पीडीएफ्स आती हैं पीडीएफ को देख करके वन लाइनर्स मेरे साथ में मत बनाइए। मेरे साथ नोट्स बनाने का गलती मत करिएगा, डोंट डू दिस। मैं जब पढ़ाता हूं क्लास में तब सिर्फ क्लास अटेंड करनी है आपको, ओके। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? ओके, भारत में अफीम के उत्पादन के लिए कौन सा एरिया पॉपुलर था? ठीक है भाई, और इसका जवाब है बिहार। बिहार इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड आई मस्ट टेल यू दिस थिंग, देयर इज अ इंटरनेशनल कनेक्शन एक्चुअली। ये लोग यहाँ से जो ओपीएम खरीदते थे, जो यहाँ से जो ओपीएम का प्रोडक्शन करते थे, इस ओपीएम को ये जा करके सेल कहां पर करते थे? चाइना के अंदर में। चाइना में बहुत डिमांड था ओपीएम का। चीन के जो राजा थे वो अंग्रेजों से मिले हुए थे और चीन के राजाओं की मिली भगत से वहां की जनता को अफलाई जा रही थी, अफीम बेची जा रही थी, और उसके बदले में जो चाइनीज रिसोर्सेज हैं इनको ये परचेज कर रहे थे, चीन को खोखला कर रहे थे। चीन को देखो, चीन भी गुलाम रहा है जैसे हम गुलाम रहे, और चीन की हालत तो और भी खराब रही क्योंकि वहां पर किसी हिस्से में अमेरिका बैठा है, किसी हिस्से में जापान बैठा हुआ है, किसी हिस्से में ब्रिटेन बैठा हुआ है, कहीं फ्रांस बैठा हुआ है। उसकी तो मतलब बहुत गंदी हालत थी उसकी तो। अच्छा भाई, तो अभी अल्टीमेटली यहाँ पर है क्या चीज कि इसीलिए ओपीएम वॉर्स भी हुए थे। जी हाँ, ओपीएम वॉर्स, एग्जाम में क्वेश्चन एक आता है कि अफीम युद्ध किन किन देशों के बीच लड़े गए, तो जवाब होता है अफीम युद्ध जो है, ओपीएम वॉर्स जो है वो हुए थे ब्रिटेन और चाइना के बीच में। ओपीएम वॉर्स हुए थे ब्रिटेन और चाइना के बीच में, ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु फाउंडेड कैलकाटा? मैं तो वेट करूंगा इसके आंसर का, आप लोग बताओगे मुझे। प्रशांत तिवारी फटाफट आंसर दो बेटा। प्रशांत तिवारी फटाफट आंसर कीजिए। अब तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो। मैं पढ़ा के गया था तुम्हें पिछली क्लास में, हु फाउंडेड कैलकाटा एंड, अरे कलकत्ता में जॉब लेने जाएंगे, ढूंढो कहां मिल रही है जॉब, और जॉब मिल रही है यहां पर आपको। अरे बात समझ में? यार एक सेकेंड रुकना जरा, एक